नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालय से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं लोकसभा की कार्यवाही में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवालों के बारे में। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के प्रारूप से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद आनंद भदौरिया ने। उन्होंने विद्युत मंत्रालय से पूछा है कि क्या सरकार द्वारा जनवरी 2026 में जारी की गई राष्ट्रीय विद्युत नीति NEP 2026 के प्रारूप का लक्ष्य विनियमन में ढील, वितरण कंपनियों की वित्तीय व्यवहार्यता और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 के ढांचे को प्रतिस्थापित करने का है। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और NEP 2026 की अन्य मुख्य विशेषताएं क्या है? क्या NEP के प्रावधानों का बिजली का उपभोग करने वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है? इस सवाल का जवाब विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि विद्युत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का एक मसौदा तैयार किया गया है और 20/1/2026 को हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तावित किया गया है। मसौदा नीति का उद्देश्य मौजूदा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 को प्रतिस्थापित करना है। NEP 2026 में किफायती मूल्य पर ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार और पर्यावरणीय रूप से वहनीय विद्युत क्षेत्र के माध्यम से विश्वसनीय 24/7 गुणवत्ता वाली विद्युत प्रदान करने के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए कार्य नीतियां निर्धारित की गई हैं। मसौदा NEP 2026 में अन्य बातों के साथ साथ विद्युत क्षेत्र में वित्तीय बदलाव और वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त करने, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों के अनुरूप गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने, विद्युत आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और विद्युत क्षेत्र के विनियमन को सुविधाजनक बनाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। NEP 2026 के मसौदे की मुख्य विशेषताएं अनुबंध में शामिल हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा कोई NEP 2020 की अधिसूचित नहीं की गई। हालांकि मसौदा NEP 2026 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत के गरीब उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। मसौदा NEP 2026 अधिकतम मांग और समग्र ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति के साथ विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रावधानों और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण की सहायता करने के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विद्युत की आपूर्ति को सक्षम बनाने की रूपरेखा दी गई है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले उपभोक्ताओं सहित सभी उपभोक्ताओं को लाभ होगा। कम आय वाले उपभोक्ताओं के हितों का राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा निर्धारित उचित विनियामक फ्रेमवर्क के माध्यम से और विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी भुगतान के माध्यम से समाधान किया जाएगा। राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के मसौदे की मुख्य विशेषताएं: संसाधन पर्याप्तता, केंद्रीकृत अग्रिम योजना के माध्यम से आवश्यक क्षमता विस्तार सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम और SLDC राज्य आयोगों के नियमों के अनुसार यूटिलिटी और राज्य स्तर पर RA योजनाएं तैयार करेंगे। CEA राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए एक संबंधित राष्ट्रीय योजना तैयार करेगा। वित्तीय व्यवहार्यता और आर्थिक प्रतिस्पर्धा, टैरिफ को स्वचालित वार्षिक संशोधन के लिए उपयुक्त सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए, जो तब काम करता है जब राज्य आयोग द्वारा कोई टैरिफ आदेश पारित नहीं किया जाता है। टैरिफ घटकों के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के बीच क्रॉस सब्सिडी से बचने के लिए मांग शुल्क के माध्यम से निश्चित लागतों को उत्तरोत्तर वसूल किया जाना चाहिए। भारतीय वस्तुओं की आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए विनिर्माण उद्योग, रेलवे और मेट्रो रेलों पर क्रॉस सब्सिडी और अधिभार की छूट,
समुचित सरकारों के परामर्श से विनियामक आयोग मेगावाट और उससे अधिक के अनुबंधित लोड वाले उपभोक्ताओं के संबंध में वितरण लाइसेंस धारियों को सार्वभौमिक सेवा दायित्व से छूट दे सकते हैं। विनियामक आयोगों पर भार कम करने, शीघ्र विवाद समाधान को सक्षम बनाने और उपभोक्ताओं पर वित्तीय भार को कम करने के लिए विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करना, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और भंडारण, बाजार आधारित तंत्र और कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के माध्यम से आरी क्षमता वृद्धि, लघु उपभोक्ताओं की ओर से वितरण लाइसेंस धारी द्वारा भंडारण संस्थापन ताकि उन्हें बड़े पैमाने पर इकोनॉमी का फायदा मिल सके और थोक उपभोक्ताओं को वितरित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने में आसानी हो। DRI से अतिरिक्त ऊर्जा का व्यापार और उपभोक्ता द्वारा स्वयं अथवा एग्रीगेटर्स के माध्यम से स्वयं भंडारण। वर्ष 2030 तक शेड्यूलिंग और विचलन में RE और पारंपरिक स्रोतों के बीच समानता, भंडारण की बाजार आधारित तैनाती, उभरती बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, प्रौद्योगिकियों का उपयोग, BESS और पंप भंडारण परियोजनाओं के लिए VGF जैसे मांग पक्ष प्रोत्साहन के लिए सेल और BESS के अन्य घटकों का घरेलू विनिर्माण। तापीय उत्पादन, ग्रिड सहायता के लिए भंडारण का एकीकरण और पुरानी इकाइयों को पुनः प्रयोजन ताकि अधिक नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को सक्षम किया जा सके। इष्टतम उपयोग के लिए जला शीतलन या औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे अनुप्रयोग के लिए थर्मल संयंत्रों से उत्पन्न भाप के प्रत्यक्ष उपयोग की संभावना की खोज। परमाणु उत्पादन, शांति अधिनियम 2025 के प्रावधानों के अनुरूप उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों को अपनाना, मॉड्यूलर रिएक्टरों का विकास करना, छोटे रिएक्टरों की स्थापना करना, 2047 तक 100 गीगावाट हासिल करने के लिए वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना। जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा के लिए भंडारण आधारित जल विद्युत परियोजनाओं का त्वरित विकास। विद्युत बाजार, मिलीभगत गेमिंग या बाजार प्रभुत्व को रोकने के लिए बाजार देखरेख और निगरानी के लिए एक मजबूत विनियामक फ्रेमवर्क। पारेषण, मार्गाधिकार चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीनतम तकनीकों को अपनाना और भूमि उपयोग के लिए उपयुक्त मुआवजा। सभी प्रकार की नई RE क्षमता के लिए 2030 तक पारंपरिक विद्युत के साथ पारेषण टैरिफ की समानता। पारेषण कनेक्टिविटी के आवंटन के लिए उपयोग आधारित फ्रेमवर्क, साथ ही सही विनियामक प्रणाली ताकि बेहतर उपयोग हो सके और कनेक्टिविटी को अटकलबाजी से रोका जा सके। वितरण, एकल अंक के AT&C हानियों को प्राप्त करने के उपाय, प्रतिस्पर्धा और दक्षता बढ़ाने के लिए साझा वितरण नेटवर्क, जबकि नेटवर्क के दोहराव की आवश्यकताओं को समाप्त करना, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण वाहन से ग्रिड प्रणालियों के नेटवर्क और एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक वितरण प्रणाली ऑपरेटर की स्थापना, वर्ष 2032 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में वितरण ट्रांसफार्मर स्तर पर N1 अतिरिक्त भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क को भूमिगत करने के लिए ऐसे शहरों पर विचार किया जाना चाहिए। ग्रिड संचालन, राज्य पारेषण यूटिलिटी की कार्यात्मक अनबंडलिंग और SLDC संचालन और पारेषण स्कीम कार्यों के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र राज्य स्तरीय संस्थाओं का निर्माण। CERC द्वारा निर्दिष्ट भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के साथ राज्य ग्रिड कोड का संरेखण। साइबर सुरक्षा, सदृढ़ साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क की स्थापना, डेटा संप्रभुता और प्रणाली लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए भारत के भीतर विद्युत क्षेत्र के डेटा का अनिवार्य भंडारण। डेटा शेयरिंग, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित फ्रेमवर्क के तहत परिचालन और बाजार डेटा साझा करना। डिस्कॉम और SLDC को वितरित ऊर्जा संसाधन की वास्तविक समय दृश्यता सुनिश्चित करना। प्रौद्योगिकी और कौशल विकास, वर्ष 2030 तक स्वदेशी रूप से विकसित स्काडा प्रणाली में परिवर्तन, विद्युत प्रणाली में सभी महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए घरेलू सॉफ्टवेयर समाधान का विकास। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की पहुंच से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद विप्लव कुमार देव ने। उन्होंने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से पूछा है कि क्या ये सच है कि केवल 37% शहरी आबादी के पास ही सार्वजनिक परिवहन की सुविधा है। यदि हाँ, तो मेट्रो परियोजनाओं में बढ़ते निवेश के बावजूद इस तक लोगों की कम पहुंच के कारण क्या है, और क्या सरकार की टियर 2 और टियर 3 शहरों में बस, रैपिड ट्रांजिट और लाइट रेल ट्रांजिट जैसे लागत प्रभावी विकल्पों का विस्तार करने की योजना है। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है।
इस सवाल का जवाब आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तोखन साहू ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि शहरी नियोजन राज्य का विषय है, अतः संबंधित राज्य सरकारें सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच समन्वय सहित शहरी परिवहन अवसंरचना की योजना बनाने, उस पर अमल करने और विकसित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों के प्रस्ताव की व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शहरों या शहरी समूहों में मेट्रो रेल प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता पर विचार करती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार शहरी निवासियों में से 37% आसानी से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर पाते हैं। पिछले 11 वर्षों में परिचालन मेट्रो नेटवर्क वाले शहरों की संख्या 5 से बढ़कर 26 हो गई और दैनिक यात्रियों की संख्या 28 लाख से बढ़कर 1.15 करोड़ हो गई। भारत सरकार ने 16 अगस्त 2023 को पीएम ईवीएस सेवा योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य 2011 की जनगणना के अनुसार 3 लाख से 40 लाख की जनसंख्या वाले शहरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से शहरी क्षेत्रों में पीपीपी मॉडल पर 10,000 वाहन अनुकूलित इलेक्ट्रिक बसें चालू करने और संबंधित अवसंरचना के विकास के माध्यम से बस संचालन को बढ़ावा देना है। मेट्रो प्रणाली और पीएम ई बस सेवा के तहत ई बसों में वे सभी सुविधाएं हैं जो दिव्यांग व्यक्तियों, महिला, बच्चों सहित सभी के लिए उचित पहुंच सुनिश्चित करती हैं। मेट्रो, बस, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बसें आदि जैसे सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों का चयन संबंधित राज्य सरकार द्वारा शहरों की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है यात्रियों के मुआवजे से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद अबू ताहिर खान ने। उन्होंने नागर विमानन मंत्रालय से पूछा है कि विगत 3 वर्षों के दौरान इंडिगो द्वारा रद्द की गई उड़ानों की संख्या और प्रभावित यात्रियों को मुआवजे के रूप में दी गई कुल राशि कितनी है। क्या इंडिगो एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द होने के मामले में रिफंड, वैकल्पिक व्यवस्था, भोजन और मौद्रिक मुआवजे सहित यात्री मुआवजे के संबंध में नागर विमानन अपेक्षाओं का पालन किया है, और यदि नहीं तो दर्ज किए गए उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है। इस संबंध में नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा की गई कार्रवाइयों का ब्यौरा क्या है, और क्या सरकार का विचार उड़ान रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को विशेष रूप से यात्रा के पीक सीजन के दौरान समय पर पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने का है, और यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों के दौरान मेसर्स इंडिगो द्वारा रद्द की गई उड़ानों की कुल संख्या 24,083 है और इस अवधि के दौरान मुआवजे के रूप में 2,274.61 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया। दिसंबर 2025 के दौरान इंडिगो के परिचालन व्यवधान के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द और विलंबित हुई। नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुरूप एयरलाइन को परिचालन को स्थिर करने, यात्री असुविधा को कम करने और हवाई अड्डे पर फंसे यात्रियों को सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा एयरलाइन को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया कि रिफंड और मुआवजे का भुगतान पूरी तरह से DGCA द्वारा जारी नागर विमानन अपेक्षाओं खंड 3 श्रृंखला M भाग 4 के प्रावधानों के अनुसार यात्री की सहमति से या तो नकद बैंक हस्तांतरण के माध्यम से या यात्रा वाउचर के रूप में किया जाए। इंडिगो ने सूचित किया है कि सभी रिफंड की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और भुगतान के मूल स्रोत में राशि का भुगतान कर लिया गया है। एयरलाइन अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी, निरीक्षण और ऑडिट किए जाते हैं। एयरलाइनों के मुआवजे, धन वापसी और सुविधा मानदंडों का सख्ती से अनुपालन करना आवश्यक है और अनुपालन न करने के मामले में दंड सहित प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा मनमाने ढंग से रद्दीकरण को रोकने और यात्री हितों की रक्षा के लिए एयर सेवा प्लेटफॉर्म के तहत काम किया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े हुए कई विषयों से जुड़े सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है डोपिंग रोधी उपायों को बढ़ावा दिए जाने से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद भुवनेश्वर कालिता ने। उन्होंने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से पूछा है कि क्या भारत कार्यशाला से प्राप्त जानकारी के आधार पर डोप रोधी प्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए कोई अनुवर्ती उपाय करने का इरादा रखता है। अन्य एशियाई देशों और इंटरपोल और वाडा जैसी वैश्विक एजेंसियों की भागीदारी का स्वरूप क्या है और भारत में खेलों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए जांच और आसूचना संबंधी जानकारी एकत्र करने में तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए।
इस सवाल का जवाब युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि सरकार 12-16 मई 2025 और 21-25 जुलाई 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित WADA ग्लोबल एंटी डोपिंग इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशंस नेटवर्क कार्यशालाओं से प्राप्त अंतर्दृष्टियों के आधार पर डोप रोधी प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करने का इरादा रखती है। इन अनुवर्ती कार्रवाइयों में NADA इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशंस कार्मिकों का दक्षता संवर्धन और WADA राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन और नियामक निकायों के साथ सहयोग को बढ़ावा शामिल है, ताकि सक्रियता से डोप उल्लंघनों का पता लगाया जा सके और उनका समाधान किया जा सके। दोनों JAIIN कार्यशालाओं में 25 से अधिक देशों ने सहभागिता की, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और तिमोर लेस्ते सहित विभिन्न एशियाई देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रतिनिधियों में NADO और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी शामिल थे। इंटरपोल और WADA जैसी प्रमुख वैश्विक एजेंसियों ने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और कार्यशाला के तकनीकी सत्रों और केस स्टडी चर्चाओं का नेतृत्व किया। सरकार निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने आसूचना संग्रहण और जांच तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। NADA की INI अवसंरचना का संस्थागत सुदृढ़ीकरण, जिसमें विशेषीकृत कर्मियों की भर्ती और प्रशिक्षण शामिल है, प्रदर्शन वर्धक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय, राष्ट्रीय डोप रोधी नियमों को WADA संहिता के अनुरूप बनाकर और प्रवर्तन में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर विविध ढांचे को सुदृढ़ करना। भारत में निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने के लिए WADA और अन्य हितधारकों के साथ आसूचना संग्रहण और सूचना का आदान प्रदान, सक्रिय जोखिम पहचान और लक्षित परीक्षण के लिए डाटा विश्लेषण। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने। उन्होंने पर्यटन मंत्रालय से पूछा है कि सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं कार्यक्रम संचालित किए जा रही हैं। राज्य में पर्यटन अवसंरचना, होम स्टे, साहसिक पर्यटन, धार्मिक, इको टूरिज्म एवं स्थानीय रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए और क्या ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने और ऐसे पर्यटन स्थलों, गांव को विकसित करने के लिए जो अभी तक पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख रूप से नहीं है, कोई नई विशेष योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और तथा राज्य के लिए इसका प्रस्तावित बजट कितना है? इस सवाल का जवाब दिया पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि पर्यटन स्थलों का संवर्धन एवं विकास मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय अपने निरंतर प्रयासों के तहत प्रचार कार्यक्रम एवं आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार योजना के तहत राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को मेलों, महोत्सवों और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश राज्य सहित भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को समग्र रूप से बढ़ावा देता है। पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन और राष्ट्रीय तीर्थ स्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान नामक योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय ने अब राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से पर्यटन एवं गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी और जिम्मेदारी युक्त पर्यटन स्थलों का विकास करने के उद्देश्य से अपने स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के नाम से नया रूप दिया है। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत एक उपयोजना चुनौती आधारित गंतव्य विकास के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इस उपयोजना का उद्देश्य पर्यटन वैल्यू चेन के सभी पहलुओं में पर्यटक के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए गंतव्यों का समग्र विकास करना है, ताकि हमारे पर्यटन स्थलों को स्थायी और जिम्मेदारी युक्त गंतव्यों में परिवर्तित किया जा सके।
इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास नामक योजना के लिए परिचालन दिशा निर्देश और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का टेम्पलेट जारी किया। केंद्रीय एजेंसियों को सहायता के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता योजना में ITDC, WAPCOS, BECIL, ASI, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय आदि जैसी केंद्रीय एजेंसियों को पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है। पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य क्षेत्र के विभिन्न स्तरों को कवर करते हुए पर्यटन सेवा प्रदाताओं की शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश राज्य सहित देश की विशाल पर्यटन क्षमता का पूर्ण लाभ उठाने और पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए पर्यटन सेवा प्रदाताओं के प्रत्येक स्तर पर मानव संसाधन को प्रशिक्षित और उन्नत करना है। CBSP योजना के माध्यम से कार्यान्वित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटन सेवा प्रदाताओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है ताकि वे अनौपचारिक से औपचारिक नौकरियों में जा सकें, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके और उनके काम करने की स्थिति में सुधार हो। भारत को वैश्विक स्तर पर साहसिक पर्यटन और पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने साहसिक पर्यटन और पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए 2 अलग-अलग राष्ट्रीय रणनीतियां तैयार की हैं। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश में पर्यटन क्षमता का अधिकतम लाभ उठाने के लिए होम स्टे की स्थापना को बढ़ावा देते हुए 2025-26 की बजट घोषणाओं में होम स्टे के लिए बिना गिरवी के मुद्रा ऋण की संस्थागत पेशकश की घोषणा की है। ग्रामीण पर्यटन के लिए पर्यटन मंत्रालय के निम्नलिखित पहले इस प्रकार हैं। भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक पहल रणनीति दस्तावेज निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। ग्रामीण पर्यटन के लिए आदर्श नीतियां और सर्वोत्तम प्रथाएं, ग्रामीण पर्यटन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियां और प्लेटफॉर्म, ग्रामीण पर्यटन के लिए क्लस्टर विकसित करना, ग्रामीण पर्यटन के लिए विपणन सहायता, हितधारकों का क्षमता निर्माण, शासन और संस्थागत ढांचा। ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया है, जिसमें चिन्हित केंद्रीय मंत्रालयों, संगठनों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधि और उद्योग के हितधारक शामिल थे। पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की प्रतियोगिता के 2 संस्करण आयोजित किए हैं ताकि उन गांवों को सम्मानित किया जा सके जो सामुदायिक मूल्यों, वस्तुओं और जीवन शैली को संरक्षित करने और बढ़ावा देने वाले पर्यटन स्थल का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और जिनका स्थायित्व के प्रति स्पष्ट समर्पण है, जिसका मुख्य लक्ष्य पर्यटन को सकारात्मक परिवर्तन के प्रमुख कारकों में से एक बनाना है। अभी तक 71 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। तो इस खास कार्यक्रम में आपने देखा संसद के दोनों सदनों में किन किन सदस्यों ने सवाल पूछा और संबंधित मंत्री ने उसका क्या उत्तर दिया। फिलहाल कार्यक्रम प्रश्नकाल में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।